दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 24 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट है जो कि आज हमें पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से एक महाबचत ऑफर के लिए दोस्तों किताबें लॉन्च की गई हैं। किताबें अभी तक आपको 440 रुपये में 4 किताबें दी जा रही थी, लेकिन आपका परीक्षा निकट आ गया है, इसलिए दोस्तों ऑफर प्राइस में ये 4 किताबें आपको सिर्फ 300 रुपये में दी जा रही। इसमें कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है, कोई शिपिंग चार्ज नहीं है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आइए इन किताबों को परचेज कीजिए। ठीक है, चारों सेट की किताबें आप अगर लेते हैं तो 300 रुपए की पड़ेगी। 2 किताब अगर आप लेते हैं, ठीक है, जिसमें आप जीएस और मैथ की किताबें लेंगे, तो यहां पर आपको जो है 180 की प्राइस दी गई है, जिसमें आपके डिलीवरी चार्ज को इंक्लूड किया गया है। अलग से आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अगर किताबें जरूरत है तो देख लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। देखिए पहला सवाल लिखा है कि हाल ही में पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया। आजकल हवाई अड्डे के सवाल बड़े आ रहे हैं भाई, क्या बात है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, कोचीन हवाई अड्डा के बारे में। और ये सवाल दोस्तों आपसे पीसीएस की परीक्षा में पूछा भी गया था। क्या सवाल आया था दोस्तों, यही पूछा गया था कि बताइए भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन है। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा संचालित ये पहला हवाई अड्डा है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा, कोचीन हवाई अड्डा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों इसके कुछ दिनों बाद हम लोगों ने पढ़ा छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे के बारे में, क्योंकि यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पवन ऊर्जा से भी चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट को मैं मोटा कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा, अभी कल की डेट में पढ़ा था कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में, कि भाई ये एशिया का जो है सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा इसे घोषित किया गया भारत के अंदर दोस्तों। ठीक है, इसका नाम आया। ठीक है, वैसे हम बात करें दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट आया था, उसमें हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम पड़ा होगा। हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डा, आपने इसका नाम पढ़ा होगा। यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दोस्तों हवाई अड्डा किसे चुना गया, तो याद रखिएगा ये हमद को चुना गया। ठीक है, लेकिन आज का सवाल अलग है। आज आपसे सवाल कर रहा है कि पनबिजली और सौर ऊर्जा से, यहां पनबिजली आके जुड़ गया दोस्तों। तो सौर ऊर्जा तो हमें पहले से पता था, लेकिन पनबिजली आके जुड़ गया, तो याद रखिएगा यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहां पर दोस्तों, ये इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहां पे है, ये नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज कहां पर है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां तीन बातें हो गई। अगर खाली सौर ऊर्जा वाला पूछेगा तो क्या उत्तर देंगे, कोचीन बताएंगे। खाली पवन ऊर्जा पूछेगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज वाला बताएंगे। और अगर आपसे पनबिजली पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बताएंगे। ठीक है, ये तीनों को याद रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको पता होगा कि भारत यानी जो हमारी केंद्र सरकार है, ये धीरे धीरे दोस्तों कार्बन उत्सर्जन में कमी करना चाहती है। और अगर यहां पर दिल्ली वाले हवाई अड्डे पर यानी इंदिरा गांधी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगर पनबिजली और सौर ऊर्जा का कार्यक्रम और तेजी से बढ़ा, तो याद रखिएगा यहां से करीब 10 लाख टन, कितना दोस्तों, याद रखिएगा 10 लाख टन यहां जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा दोस्तों, उसका बचत होगा ओवरऑल। ठीक है, शुरुआती दौर में दोस्तों ये 2 लाख टन की दोस्तों बचत हो पाएगी। स्टार्टिंग का ही लिखिए, जरूरी है आपके लिए। ठीक है, 2 लाख टन तक की बचत हो पाएगी पहले साल से ही। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इतना अगर कार्बन उत्सर्जन हमने बचा लिया तो पर्यावरण के बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसा इसलिए भी हो रहा दोस्तों क्योंकि आपको भी पता होगा लास्ट टाइम जो COP26 हुआ था, ठीक है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो इसकी जो बैठक हुई थी ग्लासगो में हुआ था। ठीक है, और वहां पर जितने भी देश शामिल थे, लगभग 150 देश वहां पे शामिल थे, उन सभी देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि हर एक देश अपने अपने जगह पर क्या करेंगे, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यही सारी बातें दोस्तों यहां पर लिखी भी हुई, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं उनको मैं पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये सभी सवाल करंट अफेयर में चर्चा में रहे। तो पहला सवाल आपको याद रहेगा, हमेशा याद रखेगा, पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो याद रखेगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिक
फैब्रिक यूनिट दोस्तों कहां स्थापित की जा रही है, तो वैसे तो इसे तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। और इसे बना कौन रहा है, तो राजेश एक्सपोर्ट का नाम सुना होगा दोस्तों, याद रखिएगा कौन बना रहा है, राजेश एक्सपोर्ट का नाम सुना होगा दोस्तों, ये राजेश एक्सपोर्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट लगाई जा रही है। हाल ही में 2022 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया, बताया तो हमद हवाई अड्डा है दोस्तों। ये कहां पर है, तो याद रखिएगा कतर में। कहां पर दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रहा है दोस्तों, हाल ही में किस स्थान पर सबसे बड़े जीवित पौधे की खोज की गई, तो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। यूनेस्को ने दोस्तों अभी इसे संरक्षित भी किया। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जहां पर दोस्तों, वहां पर ये पौधे देखे गए जो दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधे माने गए। ठीक है, लिख रहा हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है, तो याद रखिएगा जापान ले रहा, पहली बार जापान हिस्सा ले रहा है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा भारत का कौन सा एयरपोर्ट पवन ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला एयरपोर्ट हो गया, तो आप जान ही रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, इस्पात स्लैग से निर्मित 6 लेन की जो सड़क बन रही दोस्तों, ये गुजरात के सूरत में बन रही है। सूरत ही दोस्तों वो स्टेशन है जहां पर बुलेट ट्रेन आके रुकेगी। ठीक है, यानी अहमदाबाद मुंबई के बीच में जो बुलेट ट्रेन चल रही है, इसका पहला स्टेशन भी सूरत है, वो भी याद रखेगा। और वहां पर एक इस्पात स्लैग निर्मित क्या किया जा रहा है, रोड भी बनाया जा रहा है। ठीक है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। ठीक है, देखिए ड्रोन मेला बहुत जगह आयोजन किया गया। अभी हाल ही में ड्रोन मेला आपके दिल्ली में आयोजित किया गया था, बीच में लखनऊ में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था, देहरादून में हुआ था, कई जगह हुआ। लेकिन याद रखेगा ड्रोन पॉलिसी सबसे पहले किसने बनाया, तो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश ने बनाया। इसके अलावा 5 ड्रोन स्कूल कौन खोल रहा है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार खोल रही है। एक ग्वालियर में, एक इंदौर में, एक भोपाल में, एक सतना में, एक जबलपुर में, 5 याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। करा किस देश ने जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाया जिसका नाम है एनकोवैक्स, क्या नाम है, एनकोवैक्स, तो भारत ने बनाया। ठीक है, अगर इतने सवाल आपको याद रहते हैं तो धीरे धीरे करके देखिए, करंट अफेयर पढ़ना बड़ी बात नहीं, बार बार कहता हूं, करंट अफेयर पढ़ना बड़ी बात नहीं है, करंट अफेयर याद भी होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को किसने यूक्रेन के बच्चों के लिए अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया, क्या लिखा है दोस्तों यहां पे, बेच दिया, किसके लिए, यूक्रेन के बच्चों के लिए। आपको पता होगा दोस्तों अभी रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही थी। ठीक है, और एक चीज और यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, ह्यूमन राइट काउंसिल यानी एचआरसी के बारे में, जिसने रूस की सदस्यता समाप्त कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, ह्यूमन राइट काउंसिल ने रूस की सदस्यता क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और अब याद रखेगा इसके स्थान पे किसको चुना गया है, तो इसके स्थान पे याद रखेगा किसके चुना गया है, अब चुना गया है चेक गणराज्य को। किसे चुना गया है, चेक गणराज्य को चुना गया। ये भी आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है, हो सकता है कि आपसे आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। और ऐसे बहुत सारे संस्था थे जिन्होंने रूस को बाहर कर दिया, जैसे जो ओलंपिक कमेटी थी उसने भी बाहर कर दिया, इस तरह के बहुत सारी संस्थाएं थी। ठीक है, यहां तो आप यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल पढ़ रहे हैं, जिसे आप मानवाधिकार संगठन का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यूक्रेन के बच्चों के लिए दोस्तों अपना नोबेल प्राइज किसने भेज दिया, तो दोस्तों अभी जस्ट 2021 में दोस्तों इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था, 2021 में नोबेल प्राइज मिला हुआ था दोस्तों। याद रखेगा इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। इस बार आपको याद होगा दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को मिला था। ठीक है, पहला नाम था क्या, याद रखेगा मारिया रेसा नाम था, मारिया रेसा, इनको मिला था शांति वाला। दूसरा था दामित्री मुराटो, क्या नाम था दोस्तों, दामित्री मुराटो। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, यहां पे जो दामित्री मुराटो है दोस्तों, यही वो नाम है जिन्होंने अपना नोबेल क्या कर दिया, बेच दिया बच्चों की मदद के लिए। ठीक है, ऐसे अवार्ड कोई बेचता है क्या। ठीक है, लेकिन सोचिए कितने अच्छे व्यक्ति हैं कि मदद करने के लिए उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार बेच दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो याद रखेगा यहां दामित्री मुराटो याद रखेगा। ठीक है, हालांकि शांति का नोबेल किसे किसे मिला था, इनको भी मिला था और इनको भी शांति का नोबेल मिला था। ठीक है, ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो नाम दे रहा दोस्तों, इनको साहित्य का नोबेल दिया गया था। क्या दिया गया था, इनको साहित्य का नोबेल मिला था। और गुइडो इम्बेंस को दोस्तों याद रखेगा, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें से एक गुइडो इम्बेंस भी थे, आपने डेविड का भी नाम सुना होगा। ठीक है, उन्हें भी दिया गया था। तो इसको भी याद रखेगा, सब अच्छे सवाल हैं, ये आपके लिए बढ़िया सवाल है। चलिए
आगे देखिए, और यही सारी चीजें देखिए यहाँ पे दे भी रहा है कि इन्होंने अपना नोबेल जो शांति का नोबेल पुरस्कार था उसे बेच दिया। ठीक है, ये आप याद रखेगा। ये मारिया रेसा के साथ दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए पूरा एक बार फिर से नोबेल प्राइज किसे किसे दिया गया था आप पढ़ सकते हैं। देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार यहाँ पढ़ रहे हैं कि मारिया रेसा और दामित्री मुराटो को दिया गया था, जबकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। गुरनाह, मैंने बताया था गुनाह नहीं बोलना, गुरनाह बोलना। ठीक है, और आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार दोस्तों ये डेविड कार्ड को दिया गया था, जोशुआ ग्लिन को दिया गया था, और किसने दिया गया था, ये तीसरा नाम है दोस्तों गुइडो इम्बेंस। क्या नाम है, गुइडो इम्बेंस। इनको क्या दिया गया था, इनको दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इसी तरह से रसायन का नोबेल पुरस्कार दोस्तों बेंजामिन लिस्ट को दिया गया था और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया था। देखिए यहां डेविड नाम से कितने लोग हैं, एक तो डेविड कार्ड हैं, एक डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन है। ठीक है, एक डेविड दोस्तों यहां मिलेगा डेविड जूलियस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी नाम है डेविड जूलियस। दोस्तों इनको चिकित्सा विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्षेत्र में दोस्तों दिया गया था डेविड जूलियस को। और अर्डेम पटपोटैटियम, क्या नाम था, पटपोटैटियम, हम लोग बड़े मेहनत से इसे याद किए थे, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, और भौतिक विज्ञान का जो मिला था दोस्तों, ये मिला था स्क्यूरो मानेबे को, क्लास हेसलमैन को और जेर्जियो पेरिसिक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आगे देख लेते हैं और भी चीजें हैं। चलिए अब देखिए, क्योंकि बात आ गई दोस्तों यहां पर इंटरनेशनल खबर आ गई है। ठीक है, क्योंकि देश विदेश की बातें हैं, तो एक बार हम लोग देश विदेश से संबंधित जो करंट अफेयर के सवाल हैं एक बार हम लोग उन्हें रीड करते हैं। तो हमेशा याद रखेगा कि यूक्रेन की बच्चों की मदद के लिए किन्होंने अपना नोबेल बेच दिया। ठीक है, तो याद रखेगा 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था दामित्री मुराटो को, उन्होंने अपना नोबेल बेच दिया। ठीक है, अगला है वेस्ट एशियन क्वाड। दोस्तों आपने ITU2 का नाम सुना होगा। IT मतलब दो देशों का नाम, आई से एक इंडिया नाम था दोस्तों, और एक आई फॉर क्या था, याद रखेगा इजराइल था। दूसरा यू भी दो बार है दोस्तों, तो एक USA देश था और एक UAE देश था। ठीक है, तो ITU2 इसी को हम वेस्ट एशियन क्वाड कहते हैं। ये किन देशों का समूह है, तो 4 देशों का समूह है। आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल, यू फॉर क्या हो जाएगा USA यानी अमेरिका, और यू फॉर UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, कर भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपे कार्ड के लिए किस देश के साथ अभी समझौता किया। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर भारत सरकार ने समझौता कर लिया तो उस देश में भी हमारी UPI ID भी काम करेगी और रुपे कार्ड भी चलेगा। ठीक, हमारे ATM कार्ड के ऊपर रुपे कार्ड होता है तो वहां पे काम करेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, आपका UAE हो गया, यहां पे दोस्तों अभी रुपे कार्ड वगैरह UPI वगैरह चलता है। अभी जो भारत सरकार ने समझौता किया ये फ्रांस देश के साथ किया, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहां दोस्तों, पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे है। ठीक है, अगला जो ओलंपिक होना है ना वो फ्रांस में होना है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना, तो वैसे तो भारत सबसे ज्यादा जो तेल लेता है नंबर 1 पर क्या दोस्तों, याद रखेगा इराक देश है। नंबर 1 पर कौन है, इराक है। नंबर 2 पर कौन है, रूस है। और नंबर 3 पर कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा सऊदी अरब है। कौन है, सऊदी अरब है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपसे जो पूछ रहा दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले रूस ने एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया था भारत को तेल लेने के लिए, और उसी के बाद तुरंत भारत जो है समझौता कर लिया और फटाफट जो है तेल लेने लगा। तो सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया दोस्तों रूस का भारत। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। दुनिया की दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही का खिताब किसके पास है, तो याद रखेगा ये खिताब किसके पास है, एलिजाबेथ द्वितीय के पास है। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, लगभग 70 वर्ष की उम्र हो गई। वैसे नंबर 1 पर कौन है, तो याद रखेगा थाईलैंड के राजा थे, वो नंबर 1 पर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर पहली बार किस भाषा को जो है जगह दिया है UN में, तो याद रखेगा हिंदी को जगह दिया गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे लिख रहा है यूक्रेन में रूसी सेना के द्वारा अधिकारों के उल्लंघन के कारण दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन है उसने रूस को बाहर कर दिया, और अब रूस का स्थान कौन ले लिया दोस्तों, तो चेक गणराज्य को उसके स्थान पे रखा गया है, याद रखिएगा। चांद का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा किसने बनाया, चीन ने बनाया। इसका पैमाना था 1:25 लाख। ठीक है, हाल ही में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए 2023-24 के लिए दोस्तों अस्थायी सदस्य के रूप में रखा जा रहा है, तो यहां भारत भी रिटायर हो रहा है दोस्तों। 5 नए देश आ रहे हैं, वो 5 नए देश कौन से हैं, याद रखिए, एक जापान है, एक कौन है, जापान है, एक मोजाम्बिक है, ठीक है, एक स्विट्जरलैंड देश है, एक
एक माल्टा देश है, एक इक्वाडोर देश है। ठीक है, 5 देश हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। लिख रहा हाल ही में अंबुबाची मेला का आयोजन दोस्तों किस राज्य में किया गया। ठीक है, अंबुबाची मेला दोस्तों ये कहां पे किया गया? ये दोस्तों आषाढ़ माह में एक मेला लगता है दोस्तों, जो कि माता सती का 51वां दोस्तों पीठ माना जाता है। ठीक है, ये आपके असम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो अंबुबाची मेला जो है ये कहां लगता है दोस्तों? ये असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, अंबुबाची मेला, ठीक है, ये कहां लगता है दोस्तों? असम में लगता है। कुछ दिन पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ठीक है, किसके बारे में? तो बहुत अच्छा था, कचाई लेमन फेस्टिवल के बारे में। किसके बारे में? कचाई लेमन फेस्टिवल के बारे में दोस्तों आपने पढ़ा होगा। ये कहां मनाया जाता है दोस्तों? तो ये कचाई लेमन फेस्टिवल संबंधित है मणिपुर से। उड़ीसा में दोस्तों आपने हाल फिलहाल में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो राजा परबा त्योहार पढ़ा होगा। कौन सा? राजा परबा त्योहार के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों। ये राजा परबा त्योहार कहां से संबंधित है? ये आपके उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसी तरह लद्दाख में स्पितुक ग्लस्टर फेस्टिवल मनाया गया। क्या था? स्पितुक ग्लस्टर, ठीक है, ग्लस्टर फेस्टिवल मनाया गया था, ये भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा? एक हमने पढ़ा था लोसार महोत्सव। क्या पढ़ा था? लोसार महोत्सव पढ़ा था दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। इसी लोसार से याद आ गया दोस्तों, याद रखेगा लोसांग महोत्सव दोस्तों कहां मनाया गया? तो ये आपके सिक्किम में मनाया जाता है। कौन सा? लोसांग महोत्सव। इसी तरह से कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था गणगौर उत्सव। क्या पढ़ा था? गणगौर उत्सव। ये कहां पे है दोस्तों? तो याद रखेगा राजस्थान से संबंधित है गणगौर उत्सव। ठीक है, राजस्थान से संबंधित है गणगौर उत्सव। इस तरह के दोस्तों कई सारे सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, और जब इस तरह के उत्सव महोत्सव वाले सवाल आते हैं तो हम लोग पढ़ते जरूर हैं। ठीक है, याद रखेगा। फिलहाल ये असम राज्य से संबंधित है, जहां कामाख्या देवी मंदिर है दोस्तों गुवाहाटी में, ये वहीं खास करके मेला आयोजित किया जाता है। बाकी की बातें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको 2022 में दोस्तों जितने भी मेले का आयोजन हुआ है, या यहां पे देखिए 3 चीज मैं आपको कवर करा रहा हूं, याद रखेगा। किसी तरह का मेला हो गया, किसी तरह का उत्सव हो गया, या किसी तरह का महोत्सव हो गया, हम यहां इन तीनों चीजों के बारे में दोस्तों बातचीत करेंगे। ठीक है, तो पहला याद रखें दोस्तों अंबुबाची मेला जो अभी असम में है। शीतल षष्ठी पर्व याद रखेगा, ये चिलचिलाती धूप में जब पहली बारिश होती दोस्तों तब ये मनाया जाता शीतल षष्ठी पर्व। इसे जो है भगवान शिव और माता पार्वती की शादी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सरहुल महोत्सव दोस्तों ये झारखंड की जो जनजाति है ये उसके द्वारा मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है, ये भी शिव विवाह से संबंधित है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन दोस्तों भी हाल ही में किया गया था आंध्र प्रदेश में, उसे याद रखिएगा। ईशान उत्सव ये किसानों से संबंधित दोस्तों है, ये दिल्ली में मनाया गया। मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए सरकार ने फंड भी दिया था। ठीक है, तो वो दोस्तों आपके तेलंगाना से संबंधित है। तोरग्या महोत्सव दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। स्पुतुक ग्लस्टर फेस्टिवल आपके लद्दाख से संबंधित है। कचाई लेमन फेस्टिवल आपके जो है मणिपुर से संबंधित है। वांगला महोत्सव दोस्तों ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है, वांगला महोत्सव। ठीक है, लोसांग महोत्सव दोस्तों आपके सांग लिखे तो याद रखेगा, सांग कहां गाना है दोस्तों? ये आपको गाना है कहां पर? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में। और लोसार लिखे तो बताएगा लद्दाख में। ठीक है, इस तरह से 2022 के सभी महोत्सव हैं, इनको आप याद रखिएगा, सवाल यहां से भी बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल में हम लोग पढ़ लेते हैं कला एवं संस्कृति से संबंधित जो अच्छे सवाल करंट अफेयर में चर्चा में रहे, जरा उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला अंबुबाची मेला दोस्तों कहां लगता है? तो याद रखिएगा ये असम से संबंधित है। करा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में देहू में किस संत के नाम पर दोस्तों एक मंदिर का उद्घाटन किया? तो आपने सुना होगा संत तुकाराम के बारे में। ठीक है, संत तुकाराम के नाम पर दोस्तों एक मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। कहां पर दोस्तों? पुणे के पास में। करा किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण दोस्तों शुरू किया गया? तो ये सिरुई लिली महोत्सव कहां मनाया जाता है? मणिपुर में। इसके पहले मणिपुर में हम लोगों ने पढ़ा था कचाई लेमन फेस्टिवल के बारे में, वो भी याद रखेगा। ठीक है, करा किस राज्य के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी की फैक्ट्री देखी गई मिली है? तो ये हरियाणा में मिला है। ठीक है, राखीगढ़ी है कहां पर? हरियाणा में है। यह एक हड़प्पा काल का स्थल है। हाल ही में किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? तो रामपुर कहां दोस्तों? याद रखिएगा हरियाणा में नहीं है, यह रामपुर आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जहां पे अमृत सरोवर स्थापित किया गया। लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु किस योजना का चयन किया गया? तो उड़ान योजना जो चल रहा था, इसी योजना के तहत दोस्तों आपको पता होगा उड़े देश का आम नागरिक, ये भी चल रहा था। उड्डयन मंत्रालय की तरफ से योजना चलाई
चलाई गई थी। वर्तमान में उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा ज्योतिराज सिंधिया जी हैं। कौन है? ज्योतिराज सिंधिया। किस स्थान पर कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े के प्रमाण मिले दोस्तों? वैसे इस तरह के प्रमाण ज्यादातर तो कर्नाटक में मिलते हैं, लेकिन पहली बार इसे उत्तर भारत में देखा गया। उत्तर क्या, पूर्वोत्तर बोलिए, क्योंकि यह असम में देखा गया। ठीक है, असम राज्य में देखा गया। हाल ही में माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन कहां पे किया गया दोस्तों? इस मेले का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया। हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? यह आपके झारखंड में मनाया गया। कह देश के प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन हेतु पोर्टल 360 शुरू किया जा रहा है। किसकी तरफ से? संस्कृति मंत्रालय की तरफ से। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में भारत किस स्थान पे? ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में दोस्तों भारत का स्थान याद रखेगा कौन सा है? भारत का 3rd रैंक है। ठीक है, याद रखेगा भारत का 3रा स्थान। अब आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों कि सर इसी के साथ आप पहला और दूसरा भी बता दीजिए। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर चीन का पहला स्थान है, अमेरिका का दूसरा स्थान है और भारत का 3रा स्थान है। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी ये 5वां, 7वां, 10वां ये आपका क्या हो जाएगा यहां पर दोस्तों? गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक अभी हाल ही में दोस्तों इन्वेस्टमेंट इंडेक्स आया था, उसमें भारत का स्थान क्या था दोस्तों? 7वां था, वो आप याद रखिएगा, वो अलग चीज है। ठीक है, इसी तरह से वाहन निर्माण में भारत दुनिया में 5वें स्थान पे आ गया है, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे साइबर इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया था। क्या साइबर इंडेक्स जारी किया गया था दोस्तों? इस साइबर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था? याद रखिएगा 10वां स्थान था। इसी तरह से कुछ दिन पहले पढ़ा होगा आपने, गिविंग इंडेक्स जारी किया गया था दान देने के लिए। ठीक है, गिविंग इंडेक्स जारी किया गया था। इस गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? याद रखिएगा 14वां स्थान था। अभी आपके पीसीएस परीक्षा में क्या आया था दोस्तों? खुशहाली सूचकांक आया था। क्या आया था? खुशहाली सूचकांक आया था। इसमें भारत का स्थान कौन सा था? 136वां स्थान था। अभी दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक और नए है यहाँ पे, याद रखिएगा, उसका नाम है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। क्या नाम है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। दोस्तों इस सूचकांक में 180 देश शामिल किए गए थे और इसमें भारत का स्थान क्या है? 180वां है। भारत का स्थान और नाइजीरिया देश का स्थान। ठीक है, भारत और नाइजीरिया इन दोनों का स्थान दोस्तों कितना दिया गया? 180वां स्थान दिया गया। इस तरह के समय समय पर कई सारे इंडेक्स आते रहते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा और अच्छे से समझ जाएगा। फिलहाल तो वर्तमान में अक्षय ऊर्जा में दोस्तों भारत जो है ये 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है, जिससे भारत 136 गीगावाट पीछे है और अमेरिका से 43 गीगावाट पीछे है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वही दोस्तों COP26 जो है वहां पर जाकर दोस्तों बातें जो की गई थी, उसी से संबंधित दोस्तों ये अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का कार्यक्रम चल रहा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूचकांकों से संबंधित जो अच्छे सवाल है उसे देख लीजिए। ठीक है, तो पहला ये हो गया कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लिए विश्व स्तर पर भारत दोस्तों अक्षय ऊर्जा सूचकांक में किस स्थान पर है? तो 3रे स्थान पे। एक और याद रखेगा दोस्तों, पावर इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे है? ठीक है, एक पावर इंडेक्स पूछता है दोस्तों। पावर इंडेक्स अगर पावर पूछेगा तो बताएगा दोस्तों भारत का स्थान यहां पर क्या है? 4था स्थान है। ठीक है, लिख रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में कौन सा राज्य एशिया में नंबर 1 पर चल रहा है? तो एशिया में नंबर 1 पर केरल राज्य चल रहा है इस इकोसिस्टम रैंकिंग में। ठीक है, केरल राज्य क्या चल रहा है? नंबर 1 पर। हरुन इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो नंबर 1 पर रिलायंस है, नंबर 2 पर टीसीएस है, नंबर 3 पर इंफोसिस है। ठीक है, 1 पे रिलायंस है, 2 पे टीसीएस है और 3 पे क्या दोस्तों? याद रखेगा इंफोसिस है। ठीक है, इंफोसिस दोस्तों ये 3रे नंबर पे। ठीक है, आगे देखिए, कह नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, जिसे आप नेस्डा कहते हैं दोस्तों। कह नेस्डा रिपोर्ट में भारत जो है किस स्थान, भारत में टॉप पर दोस्तों कौन है? तो नेस्डा रिपोर्ट के अनुसार केरल दोस्तों भारत में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, करा अंक टाट की रिपोर्ट में विश्व निवेश रिपोर्ट है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट वाला, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो पीछे मैंने आपको बताया भी था 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें 180 देश थे, इसमें भी भारत का स्थान 180वां आया है और 180वां स्थान 2 देशों का है। किसका? भारत का है और नाइजीरिया का। यहां पहला स्थान डेनमार्क देश का है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में जारी द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग
में दोस्तों भारत से टॉप पर कौन आया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में दोस्तों, ठीक है, जहां पर अभी मोदी जी ने कल क्या किया था, एक ब्रेन रिसर्च सेंटर की जो आधारशिला भी रखा, ये वही जगह है, ठीक है। नीति आयोग के एसडीजी भारत रैंकिंग में कौन सा राज्य अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो इसमें केरल राज्य पहले भी नंबर 1 पे था, इस बार फिर से केरल राज्य का पहला स्थान आ गया, ठीक है। करा विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? याद रखिएगा 57, ठीक है, 54, ठीक है, 54वां स्थान दोस्तों यहां पे 54 रैंक है, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। इसके पहले दोस्तों एक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया था जिसमें भारत का स्थान कितना दे दिया गया? 46 दे दिया गया, ठीक है, वो भी अच्छा सवाल है। करा हाल ही में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 ये किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों रैंक इंडेक्स के सवाल कम से कम आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए सही जोड़े का दोस्तों एक बार मिलान करिए और बताइए कौन सा जोड़ा सही है यहां पर, ठीक है। लिख रहा अष्टांग योग, दोस्तों ये किताब किसने लिखा है? तो अष्टांग योग जो किताब है दोस्तों इसे लिखा है डॉक्टर सोनू फोगाट ने। और इस किताब का विमोचन दोस्तों किसने किया है? तो याद रखिएगा इनकी किताब का विमोचन किया है मनोहर लाल खट्टर ने। किसने किया दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर ने दोस्तों किया है। मनोहर लाल खट्टर है कौन? याद रखिएगा दोस्तों ये सीएम हैं हरियाणा राज्य के। कहां के हैं? हरियाणा राज्य के दोस्तों सीएम हैं। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित हैं। हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, इन तीनों के दोस्तों एक ही होते हैं, याद रखिएगा। गौतम अडानी के ऊपर एक किताब आई थी दोस्तों, गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया। इस किताब को लिखा है आर्यन भास्कर ने। और भारतीय संविधान अनकही कहानी ये राम बहादुर राय ने लिखा है, जिसका विमोचन मोदी जी ने किया, ठीक है। तो ये तीनों याद रखिएगा। इस तरह से आपका उत्तर क्या बन जाएगा? पहले बी बनेगा, फिर क्या बनेगा दोस्तों? सी बनेगा, फिर लास्ट में ए बनेगा। तो बीसीए याद रखिएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा बीसीए, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। इस तरह के किताबों से भी दोस्तों कई सारे सवाल बनते हैं। देखिए मैं कूट क्यों बनाता हूं? कूट इसलिए बनाता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल दूंगा तो याद हो जाएगा और रिकॉल भी रहेगा, ठीक है। क्योंकि सवाल को जितना दोहराएंगे, जितने ज्यादा बार सवाल आपके सामने से गुजरेगा, उतना ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। अब यही सारी बातें लिखी दोस्तों कि मनोहर लाल खट्टर जी ने ये 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दोस्तों इस किताब को लॉन्च किया। क्योंकि योग के ऊपर तो दोस्तों ये सोनू फोगाट जी ने किताब लिखा है, तो याद रखेगा इसका नाम ही क्या है? अष्टांग योग नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बुक्स एंड ऑथर पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी किताब हाल फिलहाल में दोस्तों चर्चा में रही है, जो हम करंट अफेयर में पढ़े हैं, ठीक है। तो अष्टांग योग किताब किसके दोस्तों? याद रखेगा डॉक्टर सोनू फोगाट की किताब है, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय संविधान अनकही बातें, ठीक है, या अनकही कहानी, इस किताब का दोस्तों लेखक कौन है? याद रखिए इस किताब के लेखक हैं राम बहादुर राय, जिनकी किताब को मोदी जी ने स्वयं लॉन्च किया, ठीक है, विमोचन किया। चर्चित पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, यह किताब किसने लिखा है? तो आर्यन भास्कर ने लिखा है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। इंडो पाक वार जो हुआ था दोस्तों 1971 में, उस पर दोस्तों जो किताब आया उसका विमोचन किसने किया? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। किसने टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है गीतांजलि श्री के द्वारा, इसलिए उनको नामित किया गया, ठीक है। हाल ही में अ प्लेस कॉल्ड होम, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई? प्रीति सेनाई की रचना है। कराया मई 2022 में जारी द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये प्रकाश सिंह का नाम सुना होगा, ये उनके लेखक हैं, ठीक है। करा मराठी पुस्तक अमित शाह अनि भाजपाची वत्सल, ठीक है, ये किसने दोस्तों लॉन्च किया? इसका विमोचन किया पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, याद रखेगा, ठीक है। हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक का विमोचन प्रेम रावत जी ने किया। अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान के लिए चुने जाने वाले कौन? गीतांजलि श्री की रचना का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड है। हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका विमोचन धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, और कौशल विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ठीक है। इतने सवाल आपको याद रखने, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 पे वर्तमान में 2 नए कोर्स स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें यूपी पीटी परीक्षा के लिए कोर्स आ चुका है और यूपी पुलिस के लिए कोर्स आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा अभी स्टडी 91 पे एक हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप हिंदी की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो एक मौका दोस्तों स्टडी 91 को दीजिए और देखिए कि क्या गजब की क्लासेस चलती हैं। बाकी दोस्तों किताबें भी आ गई हैं और किताबें बहुत कम प्राइस में आपको दी जा रही हैं। एक बार किताबें लो तो सही, पढ़ के देखोगे तो आपको भरोसा होगा कि सर गजब की किताब लिखा है, ठीक है।
बहुत जल्द दोस्तों हम लोग करंट अफेयर की किताब भी आपके समक्ष लेकर आएंगे, फिर तो और भी मजा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला लिख रहा है किर्गिस्तान के बिश्केक में, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, इसको याद रखिएगा। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 17 महिला एशियाई चैंपियनशिप का खिताब दोस्तों किसने जीत लिया है? तो याद रखिए दोस्तों, ये खिताब किसने जीता है? नंबर 1 पर यहां कौन है? भारत है। ठीक है, भारत नंबर 1 पर दोस्तों 8 मेडल भारत ने जीता है, याद रखिएगा। कितना दोस्तों? 8 मेडल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों नंबर 2 पर कौन सा देश है? तो नंबर 2 पर याद रखिएगा दोस्तों जापान देश है। नंबर 2 पर कौन है? जापान देश है। और नंबर 3 पर कौन देश है दोस्तों? तो याद रखिएगा मंगोलिया है। ठीक है, मंगोलिया ये नंबर 3 पर है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिएगा किर्गिस्तान में ये जो अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप हुआ, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसका खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। इसलिए दोस्तों यहां पर आप भारत कर लीजिएगा, जापान मत करिएगा। ठीक है, जापान मत करिएगा। कुछ दिन पहले दोस्तों आपने पढ़ा था कि भारत ने जापान को हरा करके हॉकी एशिया कप जीत लिया। क्या जीता था? भारत ने हॉकी एशिया कप जीता था। एशिया कप जो है जीता था किसे हराकर दोस्तों? तो याद रखिएगा जापान को हरा करके, ठीक है, जापान को हरा करके दोस्तों भारत ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। ठीक है, और इसमें नंबर 1 पर दोस्तों कौन था? नंबर 1 पे कौन था? तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया दोस्तों यहां नंबर 1 पर था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो देखिएगा यहां पे लिख भी रहा दोस्तों कि जापान जो दोस्तों दूसरे स्थान पे रहा और मंगोलिया जो दोस्तों तीसरे स्थान पे रहा। भारत ने एक खिताब जीत लिया है। ठीक है, और 8 पदक जीता, और ये 8 क्या है? 8 गोल्ड मेडल है केवल। ठीक है, और एक आपका सिल्वर मेडल है, एक ब्रोंज मेडल। टोटल मेडल की संख्या कितनी? 10। 8 गोल्ड मेडल जीता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये गेम कहां आयोजित किया गया था दोस्तों? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग खेल से जुड़े हुए अच्छे सवाल पढ़ लेते हैं। पहला सवाल ये हो गया कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ये जो चैंपियनशिप आयोजित किया गया था अंडर 17, ठीक है, एशियाई चैंपियनशिप, इसको किसने जीता है? तो इसको भारत ने जीता दोस्तों। नंबर 1 पर भारत है, नंबर 2 पर कौन सा है? जापान है, नंबर 3 पर कौन है? मंगोलिया है। अभी हाल ही में दोस्तों मंगोलिया के खान क्वेस्ट में दोस्तों एक आयोजन किया गया था, एक समिट हुआ था जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित थे, लगभग 16 देश सम्मिलित थे। ठीक है, कर फिनलैंड के कुआटेमो खेलों में भाला फेंक में दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता है? इसके पहले दोस्तों फिनलैंड में नूरमी खेलों में दोस्तों याद रखिएगा ओलिवियर हेलेंडर ने पहला स्थान हासिल किया था, जबकि इसी फिनलैंड के क्वार्टेनो खेलों में नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान हासिल किया। दोनों बातें याद रखिएगा, परीक्षा में यहां याद रखिएगा क्वार्टेनो खेलों की बात करेगा तो नीरज चोपड़ा बताइएगा, नूरमी खेल कहीं पढ़िए मिलेगा। देखिए पाओ नूरमी खेल दोस्तों यहां बात कर रहा है, यह भी फिनलैंड में खेला गया, लेकिन इसमें नंबर 1 पर कौन है? ओलिवियर हेलेंडर। कौन है? पढ़िए यहां पर, देखिए ओलिवियर हेलेंडर नंबर 1 पर है, और यहां नंबर 2 पर दोस्तों कौन चले गए थे? नीरज चोपड़ा चले गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए अगला लिख रहा हाल ही में कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये जीता दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसके पहले अजरबैजान वाला भी उन्होंने जीता था। उसके पहले मोनाको ग्रांड प्रिक्स हुआ था जिसे सार्जियो पेरेज ने जीता था। ठीक है, चलिए और देखिए राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दोस्तों 37 सदस्यों की टीम भेजी जा रही है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। और ये राष्ट्रमंडल खेल खेले कहां जाएंगे? तो 2022 में इन खेलों का आयोजन बर्मिंघम में किया जा रहा है। कहां पर? बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, 2026 फीफा वर्ल्ड की मेजबानी कौन करेगा? 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, ये हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है कतर में। कतर की राजधानी दोहा है, जबकि 2026 में 4 साल बाद फिर से जब फीफा होगा, ये फीफा दोस्तों कहां होगा? अमेरिका में होगा। 3 देश होंगे दोस्तों, अमेरिका होगा, कनाडा होगा, मैक्सिको होगा। सब कुछ यहां रखो। कहते हो ना कि नितिन सर आपको याद कैसे होता है? अरे नितिन सर को इसलिए याद होता है कि मैं बार बार बोलता हूं, आप तो मेरे साथ बोलने का प्रयास ही नहीं करते। मेरे साथ बोलिए और करंट अफेयर की क्लास को पूरा देखिए। अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर आपकी पूरी तैयार हो जाए तो पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा बहुत मत देखा करें। मैं देखता हूं दोस्तों जो वॉच टाइम एक एवरेज आता है दोस्तों, वो 10, 12, 15 मिनट जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। आपको मेहनत करने की जरूरत है और थोड़ा सा और ज्यादा जो है इसको देखिए ताकि और ज्यादा आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, जब पूरा देखेंगे तब मजा आएगा। आगे देखिए करा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन दोस्तों कहां किया जा रहा है? अंडर 17 वाला जो गेम हो रहा है, इसका आयोजन तो दोस्तों कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। तो इसको ध्यान
ध्यान दीजिएगा। IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? सवाल भी याद हो जाता, उत्तर की बात छोड़िए। यहां सनापति गुरु नायडू ने दोस्तों ये गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, इतने बार पढ़ते हैं ना। 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन में टूर्नामेंट में दोस्तों महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? चेन यूफेई। क्या नाम है? चेन यूफेई नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, महिला सिंगल का खिताब जीता है। अजरबैजान ग्रांड प्री किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। तो सवाल सब कुछ आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है 20वें लोक मेले, जिसे राष्ट्रीय आदिवासी या राष्ट्रीय लोक गीत और नृत्य महोत्सव कहा जाता है, ये और 13वें कृषि मेले का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया या उसका उद्घाटन कहां पे किया गया, ये आपको बताना। लिख रहा है नई दिल्ली में किया गया, छत्तीसगढ़ में किया गया, झारखंड में किया गया या उड़ीसा में किया गया। लास्ट टाइम दोस्तों आपने पढ़ा होगा वहां पे हुआ था छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस बार दोस्तों इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? याद रखिएगा उड़ीसा में किया जा रहा है। और उड़ीसा में कहां पर किया जा रहा है? तो उड़ीसा के पुरी में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। किसका? ये 13वें कृषि मेले का, ठीक है, याद रखिएगा ये 13वां कृषि मेला। और कृषि मेला के साथ साथ दोस्तों 20वां लोक मेला, ठीक है, 20वें लोक मेले के बारे में भी याद रखिएगा दोस्तों, लोक मेले के बारे में, ठीक है। दोनों का आयोजन कहां हो रहा है? पुरी के पास में किया जा रहा है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों उड़ीसा के सीएम कौन है, तो बताएगा दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक है। क्या नाम है? नवीन पटनायक दोस्तों यहाँ के सीएम है, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो याद रखिएगा गणेशी लाल यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। चलिए एक दो सवाल और मैं करना चाहूंगा यहाँ पर आपसे, ठीक है। जरा मुझे ये बताइए कि हाल फिलहाल में ये उड़ीसा राज्य का कोई खबर आपको याद है क्या? उड़ीसा, अभी दोस्तों जो आप इस बार दोस्तों द्रौपदी मुर्मू का नाम आप पढ़ रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू का जो नाम पढ़ रहे हैं, जिन्हें क्या बनाया गया दोस्तों? जो भारत की पहली क्या होने वाली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने को तैयार हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति दोस्तों ये बनने जा रही हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगी, ठीक है। महिला राष्ट्रपति के लिए दोस्तों अभी तो उम्मीदवार घोषित किया गया, ठीक है। फाइनल दोस्तों रिजल्ट कब आएगा? ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट कब आएगा? याद रखिएगा 25 जुलाई को आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पहली बार जब ये सांसद बनी थी ना, तो उड़ीसा से ही सांसद थी, ठीक है। उड़ीसा राज्य से ही दोस्तों ये क्या थी? विधायक थी, सांसद नहीं, पहले विधायक, फिर बाद में इनको और दायित्व दिया गया और धीरे धीरे आज यहां तक आ गए, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। लास्ट टाइम दोस्तों झारखंड की राज्यपाल भी रही और सबसे लंबा कार्यकाल इन्होंने बिताया, 6 साल का कार्यकाल बिताया था, ठीक है। तो यहां पे जो आपका सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इन चीजों को भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बताता हूं ना, मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा बातचीत करने से अच्छा ये है कि मैं आपको रिसेंट के कला और संस्कृति से संबंधित जो सवाल है ये पढ़ा दूं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा? आपका 10 सवाल तैयार हो जाएगा, 10 सवाल का रिवीजन हो जाएगा उसी टाइम में, उसी समय में, ठीक है। तो याद रखिएगा 20वां लोक मेला और 13वां कृषि मेले का आयोजन कहां पे किया गया? उड़ीसा में किया गया। अंबुबाची मेला आज ही आप पढ़े, असम में किया गया। पीएम मोदी ने पुणे के पास में दोस्तों एक मंदिर का उद्घाटन किया जो संत तुकाराम को समर्पित था, ठीक है। करा सिरुई लिली महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल भी कुछ दिन पहले मनाया गया था, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। किस राज्य के राखीगढ़ी में 5000 साल पुराना फैक्ट्री मिला है? तो राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में स्थित है। हाल ही में किस राज्य के रामपुर में दोस्तों अमृत महोत्सव, अमृत सरोवर स्थापित किया जा रहा है? तो ये रामपुर दोस्तों कहां है? उत्तर प्रदेश में है। इसको आप सही कर लीजिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लिख रहा है कि लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु किस योजना का चयन किया गया? योजना का, तो याद रखिएगा उड़ान योजना का चयन किया गया था। उड़े देश का आम नागरिक इसी से संबंधित है। किस स्थान पर कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े प्राप्त किए गए? वैसे इस तरह के जो पत्थर है ये आपको दक्षिण भारत के कर्नाटक में मिलते हैं, बट पहली बार दोस्तों इनकी खोज असम राज्य में भी हुई, ठीक है। हाल ही में माधवपुर घेड़े मेले का आयोजन कहां किया गया? तो माधवपुर घेड़े मेला और काला घोड़ा महोत्सव, दोनों याद रखिए, इन दोनों का आयोजन महाराष्ट्र में ही होता है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया? ये झारखंड में मनाया गया सरहुल महोत्सव, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला लिख रहा है हाल ही में माइक्रो फाइनेंस ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में, माइक्रो फाइनेंस ऋणों के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन बना? तभी दोस्तों Q4 का दोस्तों एक क्या आया, यहां पर रिपोर्ट आया और इसी रिपोर्ट में दोस्तों ये बात सामने आई, ठीक है। क्या सामने आया दोस्तों? कि माइक्रो फाइनेंसिंग ऋणों में जो सबसे ज्यादा मतलब लोन है माइक्रो फाइनेंसिंग का, वो किस राज्य में दोस्तों? नंबर 1 पर कौन है? तो याद रखेगा वो नंबर 1 पर तमिलनाडु। कितना दोस्तों? तो याद रखेगा 36,000
36,800 करोड़ के आसपास, ठीक है, 36,800 करोड़ के आसपास दोस्तों ये अमाउंट है। बिहार दोस्तों याद रखिएगा ये नंबर 2 पर है। बिहार दोस्तों 35,900 करोड़ के आसपास के है, ठीक है, लगभग याद रखिएगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं, लगभग में राउंड फिगर आप याद रखने का प्रयास किया करें, ठीक है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है, तीसरे स्थान पर, इसका 34,000 करोड़ के आसपास है, ठीक है, याद रखिएगा। माइक्रो फाइनेंसिंग में जो बकाया पोर्टल में याद रखिएगा ये एक तमिलनाडु ने मतलब एक झटके में पश्चिम बंगाल और बिहार को क्रॉस करके आगे निकल गया। और कर्नाटक दोस्तों यहां पर क्या है, चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे अगर यहां पर उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है और महाराष्ट्र का स्थान कौन सा है दोस्तों, 6ठा है, ठीक है। महाराष्ट्र किस स्थान पे है, 6ठे स्थान पे। तो ये याद रखिए पहला दूसरा तीसरा ही काफी होता है, अब यहां और ज्यादा मिल गया तो क्या दिक्कत। इतनी बात समझ में आया ना। ये माइक्रो फाइनेंसिंग बकाया का जो पोर्टफोलियो है वो आया दोस्तों, और तमिलनाडु याद रखेगा सबसे ज्यादा बकाया किसके पास है, तमिलनाडु के पास इस पोर्टफोलियो में 36,800 करोड़ का अमाउंट है। बाकी आप पढ़िए आपको मिलेगा। तमिलनाडु के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन साहब हैं, और वहां के राज्यपाल कौन है, आर्यन रवि जी हैं, ठीक है। नागालैंड में पहले थे, नागालैंड से आए आर्यन रवि जी और आगे तमिलनाडु के इनको राज्यपाल बना दिया गया, ठीक है। चलिए सब पढ़िएगा वही सारी बातें भाई, ठीक है। आगे देखिए सूचकांक के जो सवाल है फिर से देख लीजिए। करा माइक्रो फाइनेंसिंग ऋणों में बकाया पोर्टफोलियो और उसमें नंबर 1 पर कौन है, सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर दोस्तों याद रखेगा बिहार है, नंबर 2 पर बिहार है, और नंबर 3 पर कौन है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान एक तरह से कह सकते हैं तीसरा था, और यहां भी तीसरा है, ये भी अक्षय ऊर्जा से संबंधित है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल पहले भी नंबर 1 था, अभी फिर से नंबर 1 चल रहा है। हरून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कंपनी नंबर 1 पर रिलायंस, नंबर 2 पर टीसीएस, नंबर 3 पर इंफोसिस, तीनों याद रखिए, ये अच्छे सवाल है। नेस्डा जो है दोस्तों नेशनल गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, इसमें दोस्तों नंबर 1 पर कौन है, तो याद रखिएगा इसमें भी केरल नंबर 1 पर है, ठीक है। अंकटाड का जो विश्व निवेश रिपोर्ट आया उसमें भारत का स्थान 7वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180 है, जबकि 180 देश को शामिल किया गया था, मतलब आखिरी पायदान पे भारत है। भारत और नाइजीरिया ये दो ऐसे देश हैं जो आखिरी पायदान पे हैं। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 50 में किस भारतीय संस्थान को जगह दिया गया, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है, इसे दिया गया। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक में केरल का स्थान पिछले साल भी नंबर 1 पे था, इस साल भी नंबर 1 पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है, 54th रैंक है दोस्तों, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। 54वां स्थान है, ठीक है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में। आगे बढ़िए अगले सवाल को देखिए। अगला लिख रहा है खुफ्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया। दोस्तों आपको बताना है कहां पर स्थित है। दोस्तों अगर हम बात यहां पर यूनेस्को की कर रहे हैं, अगर हम बात यहां यूनेस्को की करें, याद रखिएगा यूनेस्को की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, स्थापना याद रखिएगा इसका स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था, 1945 में दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था, और ये दुनिया भर के ऐसे स्थानों को संरक्षित करने का काम करता। कुछ दिन पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा ऑस्ट्रेलिया के जो है सबसे बड़े, आपने पढ़ा होगा, कई बार मैंने पढ़ाया, सबसे बड़े पौधों को दोस्तों यहां संरक्षित किया गया, ठीक है, जो फैला था करीब 200 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब अच्छे सवाल है। और आज का जो है खुफ्सगिल झील राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है दोस्तों, ये मंगोलिया में स्थित है। कहां पे है, मंगोलिया में। हाँ, ये फैसला कहां लिया गया दोस्तों, तो अभी यूनेस्को की जो बैठक हुई थी, ठीक है, ये कहां हुई थी दोस्तों, ये आपके फ्रांस के पेरिस में दोस्तों बैठक हुई थी, और वहीं ये फैसला लिया गया कि मंगोलिया में ये जो झील है इसको यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में जोड़ा जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यूनेस्को के पास अब कुल 10 ऐसे स्थान हो गए हैं जिनको क्या हो गया है, यूनेस्को ने क्या कर लिया है, संरक्षित कर दिया है, ठीक है। पूरे मंगोलिया में ऐसे 10 स्थान हो चुके हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। अच्छा एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो झील है ना खुफ्सगुन झील दोस्तों, अगर मैं यहां बात करूं अच्छी बात, तो याद रखिएगा यहां पे आपको याद रखने लायक सवाल है कि मंगोलिया जो देश है, ठीक है, मंगोलिया देश के 70% पेयजल की आपूर्ति कहां से होती है, पेयजल की आपूर्ति दोस्तों कहां से होती है, तो आपूर्ति इसी झील से होती है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 70%। पूरे दुनिया भर में अगर मीठे पानी की झीलों की बात किया जाए तो ये जो झील है दोस्तों, ये इसके पास कितना है दोस्तों, 0.4% याद रखेगा, ठीक है, पानी केवल इस झील में अवेलेबल है। पूरे दुनिया में
में मीठे जल के पानी को अगर हम देखें तो फिलहाल आप अपना उत्तर याद रखें ऑप्शन नंबर 3। और इस तरह की चीजें अगर पढ़ने का मन कर रहा हो और ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा हो तो पीएचडी वाली स्लाइड मैंने दे दिया है, इसको पढ़िए, आपको पढ़ के मजा आएगा, नई नई चीजें जानने का मौका मिलेगा, है कि नहीं। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे भी अभी यही सब चीजें हैं और आगे चलिए यहाँ पे आइए, पर्यावरण से संबंधित अच्छे सवाल जो हैं एक बार उन पर चर्चा करते हैं। पहला तो याद रखेगा ये खूबसूरत झील राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, तो मंगोलिया देश में, इसे याद रखेगा। कह रहा भारत ने निर्धारित समय से 5 महीने कम में ही पेट्रोल के कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यहां भारत ने 10% का लक्ष्य रखा था और ये भारत ने पा लिया है। अब अगला लक्ष्य भारत का कितना है, 20% का लक्ष्य आ रहा है, तो अब भारत उसके लिए भी तत्पर है। 2025 तक ऐसा भारत कह रहा है दोस्तों, 2025 तक हम 20% एथेनॉल मिश्रित कर पाएंगे पेट्रोल में। याद रखिएगा पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, याद रखिएगा पर्यावरण प्रदूषण उतना कम होगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 नए वन्यजीव अभयारण्य जो है मंजूरी दिया गया सॉरी, तो ये मंजूरी दिया गया दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर, महाराष्ट्र राज्य में मंजूरी दिया गया। हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव वन कहां स्थित है, तो दोस्तों ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। हाल ही में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है और राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। 16 मई 2022 को राजस्थान के किस, बता दिया रामगढ़ विषधारी, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट जल विद्युत क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है, तो चिनाब नदी पर दिया। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी है, जरा वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विशेषज्ञों ने किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक होने का दावा किया दोस्तों, तो उन्होंने दावा किया कि कावेरी नदी में दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक हैं, ऐसा दावा किया गया। कुछ दिन पहले दोस्तों बर्फबारी हुआ था स्विट्जरलैंड देश में, वहां पर कई लाख टन माइक्रोप्लास्टिक मिले थे, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी सवाल कह रहा है 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों जो हो रहा है कहां पे हो रहा है, जहां मोदी जी दोस्तों हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इसका आयोजन कहां पे हो रहा है, चीन में हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा अगर मैं यहां ब्रिक्स की बात करूं दोस्तों, तो ब्रिक्स याद रखिएगा 5 देशों का समूह है। कौन कौन सा देश है दोस्तों, तो यहां पर देश का नाम याद रखिएगा, यहां पर ब्राजील देश है, आर से क्या हो जाएगा दोस्तों, रूस हो जाएगा, आई से क्या हो जाएगा दोस्तों, फिलहाल इंडिया हो जाएगा, ठीक है, सी से क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, और एस से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा 5 देशों का समूह है, एक एक करके सब अध्यक्षता करते हैं। इस बार का अध्यक्षता कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। अब अगले साल यानी 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों, साउथ अफ्रीका करेगा। 2022 का कौन कर रहा है दोस्तों, चीन कर रहा है। 2021 का किसने किया था, याद रखिएगा भारत ने किया था, ठीक है। ये 14वीं बैठक है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो जरा सुनिए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, अभी नाटो का जो समिट हुआ था ये कहां पे हुआ था, तो हाल ही में नाटो का समिट हुआ था दोस्तों ब्रुसेल्स में। कहां पे हुआ था, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां है दोस्तों, ये बेल्जियम की राजधानी है। कहां, बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे कहूं G7 समिट दोस्तों ये 2022 में जो हो रहा है ये कहां पर हो रहा है, याद रखिएगा ये आयोजन किया जा रहा है इटली में, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि G20 समिट दोस्तों कहां हो रहा है 2022 वाली, तो याद रखिएगा G20 हो रहा है आपके बाली में, और बाली कहां पड़ता है दोस्तों, इंडोनेशिया में। कहां पर, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप याद रखिएगा, ठीक है, खास करके G7 G20, ठीक है, ये खूब पूछता है। इसी तरह से COP26 का आयोजन दोस्तों कहां पे हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, तो याद रखिएगा इसका आयोजन हुआ था ग्लासगो में। कहां हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, यह भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से भी आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक पहली बार भारत में हुआ है, यह भी याद रखिएगा। तो आज का जो उत्तर है इस सवाल का क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। बाकी आइए इस चीज को पढ़िए, आपको और भी उत्तर मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इवेंट एंड समिट के सवाल देख लेते हैं कि कौन कौन सा इवेंट कब कब आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया गया, जरा ऐसे सवाल पढ़िए। तो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दोस्तों मोदी जी जिसमें हिस्सा ले रहे हैं ये चीन में आयोजित किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है। यह भी याद रखिएगा गृह मंत्रालय की तरफ से स्टार्ट किया गया इसे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित करने के लिए युवा सांसदों का 8वां वैश्विक
सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो ये मिस्र देश में किया गया, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, मिस्र की राजधानी कहां है? काहिरा है। ठीक है, हाल ही में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक पहली बार भारत में हुआ है और यह दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। राज्य के मुख्य सचिव का पहला बैठक दोस्तों का हुआ, यह हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक जगह धर्मशाला, ये वहां किया गया, याद रखेगा। और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जो थे वो इस की अध्यक्षता कर रहे थे। पहली बार भारत यूरोप संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श का आयोजन कहां पे किया गया? तो नाटो का हेडक्वार्टर जहां है, कहां? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वहीं पे किया गया। 12वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया। शीतल षष्ठी पर्व दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। लाइफ नाम के एक मूवमेंट की शुरुआत स्वयं मोदी जी ने किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का 59वें सत्र का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद जी ने किया, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक दोस्तों भी कहां हुई? तो यह बैठक आपके कहां हुई है? गुजरात राज्य में हुई है, यह भी याद रखेगा। शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है गुजरात राज्य में। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल थे, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे, हिंदी इंडिविजुअल का बैच स्टार्ट हो गया और आप लोग एकदम धीरे धीरे काम कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? ठीक है, याद रखिए डेली दोस्तों बेहतरीन क्लास दी जा रही है। देखिए हर एक परीक्षा में हिंदी तो आनी है। ठीक है, आप कोई परीक्षा उठा के देख लो, आप लेखपाल परीक्षा देख लो, आप वीडियो की परीक्षा देख लो, या इसके बाद भी अगर आप आरओ का पेपर देते हैं, पीसीएस का पेपर देते हैं, कोई भी पेपर देंगे दोस्तों, तो मोस्टली लगभग हर परीक्षा में ये हिंदी इंडिविजुअल, आप अगर दूसरे स्टेट का भी एग्जाम देते हैं ना, तो वहां भी दोस्तों हिंदी के सवाल तो बहुत आते हैं। ऐसे में मुझे लगता है एक बार आप मौका दीजिए स्टडी 91 को, इससे बेहतर आपको हिंदी मिलने वाली नहीं है। आप चाहे कितना भी ढूंढ लो दोस्तों, इससे बेहतर हिंदी नहीं मिलने वाली है। आओगे, ज्वाइन करोगे, आपका दिल खुश हो जाएगा, 10 को और लेके आओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, आ जाओ, बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। बैच को स्टार्ट हुआ अभी 2 से 3 दिन बीता है, नया बैच है, आप आ जाइए, अभी से ज्वाइन कर लेंगे तो शुरुआत में अच्छा रहेगा। ठीक है, वरना 10 दिन 15 दिन बाद क्या होगा, फिर 10-15 लेक्चर और चला जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आपके पास बजट है और चीजें हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों इस बैच की प्राइस जो थी वो 1799 रखी गई थी। ठीक है, देखिए क्वालिटी है तो मजा है। ठीक है, वरना 100 रुपया भी बर्बाद माना जाता है। ठीक है, दिल खुश होना चाहिए। ठीक है, पैसा मैटर नहीं करता। और अभी दोस्तों क्या किया गया, अभी इसकी प्राइस ये ना रख करके दोस्तों क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, जैसा कि आप ही चाह रहे थे। याद रखिएगा 1499 रुपए में दोस्तों अभी शुरुआत के 500 बच्चों के लिए दोस्तों फीस रखा गया है। जिस दिन 500 एडमिशन क्लोज होंगे, मैं तो वैसे भी इस बैच को बंद कर देने वाला हूं। ठीक है, और फिर अगला बैच कम से कम 3 महीना बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, सामने एग्जाम कोई नहीं है। ठीक है, जो भी एग्जाम है थोड़ा दूर है, तब तक आप बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। ठीक है, मौका दीजिए, आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, किसी तरह के जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।